हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज का हमारा टॉपिक है चंदेल वंश। आज हम चंदेल देखेंगे और गुजरात के चालुक्यों को देखेंगे। ठीक है, आज हम इन दो वंशों को देखेंगे। इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं जिसे आप देख सकते हैं और देखेंगे तो आपको अच्छे से ये जो है कि समझ में आएगा लेक्चर, जिसमें हमने प्रतिहार पढ़ा है। प्रतिहार के बाद हमने चौहान पढ़ा है। चौहान पढ़ा है। चौहान के बाद गढ़वाल पढ़ा है। तो ये सारे वंश है, सिलेबस भी है। बाकी शुरू के जो कंसेप्चुअल है, यानी कि कैसे मिडवल काल की उत्पत्ति हुई, क्या क्या चीज़ें थी, क्या सिचुएशन थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, तो आज हम चंदेल वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए इनकी कुछ मुख्य बातों को जानते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहले हम देखेंगे चंदेल शक्ति। तो चंदेल जो है कि आधुनिक बुंदेलखंड, इनका क्षेत्र याद रखिएगा। ये कहाँ शासन करते थे? तो आधुनिक बुंदेलखंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका शासन था। इस क्षेत्र में ये लोग शासन करते थे। ठीक है, खजुराहो है, ये इनकी राजधानी है, चंदेलों की खजुराहो। ठीक है, तेल की राजधानी है। तो यहाँ पे ये शासन करते थे। ठीक है, भारत में इनकी लोकेशन देख लिया। ये जो है कि प्रतिहारों के सामंत थे। पहले भी आपको लेक्चर में हमने बताया कि जितने भी चौहान है, गढ़वाल है, कलचुरी है, मालवा के परमार है, चंदेल है, ये सब क्या थे? प्रतिहारों के सामंत थे। और जब ये प्रतिहार निर्बल होते तो ये लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? 831 ईस्वी में नन्नुक। नन्नुक को चंदेलों का संस्थापक कहा जाता है। इसके प्रमुख शासक हम लोग देखेंगे या प्रारंभिक शासक तो है वाघपति, जयशक्ति, विजय शक्ति, राहिल और हर्ष। ये लोग प्रारंभिक शासक हैं। जयशक्ति के नाम पे इन्हें जेजाक मुक्ति या फिर जेजा नाम से जाना जाता है चंदेल को। और इन्हें जेजाक मुक्ति या बुंदेलखंड दोनों भी कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें जेजाक मुक्ति के चंदेल भी कहा जाता है। किस शासक के नाम पे? तो इसी चंदेल वंश का एक शासक था। कौन था? चंदेल, सॉरी जयशक्ति। इसी के नाम पे इन्हें जो है कि जेजाक मुक्ति का भी चंदेल कहते हैं। ठीक है, और इन क्षेत्र को जिजाक मुक्ति क्षेत्र भी कहते हैं। इनकी राजधानी खजुराहो थी, जो इसकी लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे यशोवर्मन, जिसके महत्वपूर्ण शासक उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला है यशोवर्मन। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 925 से 50 है। इसने 925 से 50 ईस्वी तक शासन किया है। और खजुराहो जो इनकी राजधानी थी, उसके विशाल विष्णु मंदिर जो कि चतुर्भुज है, तो विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण इसी यशोवर्मन ने कराया है। यशोवर्मन ने प्रतिहार देवपाल से, जो प्रतिहार शासक देवपाल था, उससे बैकुंठ मूर्ति प्राप्त कर विष्णु मंदिर में स्थापित कराया था। जो बैकुंठ मूर्ति है तो वो यशोवर्मन ने प्रतिहार देवपाल से प्राप्त करके कहाँ? विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यशोवर्मन को खजुराहो लेक में, जो खजुराहो लेक पाया गया है चंदेलों का, उस लेक में मालवों के लिए, जो मालवा के परमार थे, उनके लिए काल के समान बताया गया है। यानी कि वो उनके लिए काल था। ठीक है, तो ये वर्णन से खजुराहो लेक में मिलता है। दूसरा हम देखेंगे यशोवर्मन का पुत्र था, जिसका नाम था धंग। ठीक है, तो इसके बाद ये शासन करता है, जिसका टाइम पीरियड 950 से 1002 ईस्वी है, जिसका वर्णन खजुराहो और न्योरा अभिलेख दोनों में मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो धंग थे उनका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो खजुराहो जो इनकी राजधानी थी और न्योरा अभिलेख, इन दोनों में धंग का हमें वर्णन मिलता है। इसने प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी, यानी कि प्रतिहारों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता धंग ने दिलाई थी। इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं या फिर स्वाधीनता या फिर वास्तविक जन्मदाता भी कहते हैं चंदेलों का। ठीक है, तो याद रखिए किसने पूर्णतः स्वतंत्रता दिलाई थी? धंग के टाइम में। ठीक है, धंग ने सर्वप्रथम कालिंजर को राजधानी बनाया, लेकिन बाद में राजधानी खजुराहो स्थानांतरित कर दी। तो इन्होंने आगे राजधानी क्या बनाया था? कालिंजर। और फिर बाद में राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? खजुराहो में। इन्होंने तुला पुरुष दान किया था। धंग ने तुला पुरुष दान किया था, याद रखिएगा। दूसरा लोग देखेंगे चंदेल पूर्व मध्यकाल में हिंदी की देवनागरी लिपि का अपने अभिलेखों में प्रयोग करने वाला प्रथम शासक था। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कौन सा ऐसा शासक था पूर्व मध्यकाल का जिसने हिंदी की देवनागरी लिपि का अपने अभिलेखों में प्रयोग किया? तो वो धंग था। ठीक है, चंदेल शासक धंग था। दूसरा हम देखेंगे धंग 100 साल से
अधिक जीवित रहा और उसने 1002 ईस्वी में प्रयाग में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे ही प्रतिहार शासक एक प्रतिहार शासक भी था, जिसने गंगा में जल समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा कौन सा शासक था। आपको मैंने उस टाइम बताया भी था कि आगे और भी ऐसे शासक हैं जिसने जीवन लीला अपनी समाप्त कर दी है, जल समाधि ली है। तो जो है कि ढंग 100 साल से अधिक जीवित रहा और 1002 ईस्वी में प्रयाग में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी इसने। धंग ने खजुराहो में बैद्यनाथ, विश्वनाथ और जिननाथ के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे। इसलिए ये सारे मंदिर धंग ने बनवाए थे। दूसरा अगर महत्वपूर्ण शासक देखेंगे, धंग के बाद उसका पुत्र है एक, वो गंड शासक बनता है। इतना याद रखिएगा, गंड शासक बनता है। धंग के बाद इसका पुत्र है, गंड शासक बनता है। और हम लोग दूसरा देखेंगे कि ये सुप्तगीन जो था, सुप्तगीन के विरुद्ध शाही वंश के शासक जयपाल ने जो हिंदू राजाओं का संघ बनाया था, उसमें धंग भी सम्मिलित हुआ था। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, सुप्तगीन, ठीक है, सुप्तगीन, ठीक है, के विरुद्ध जो शाही वंश के शासकों ने क्या बनाया था, संघ बनाया था, उसमें धंग और गंड दोनों शामिल थे। ठीक है, धंग और गंड इसका पुत्र दोनों शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, धंग जो है, धंग के मंत्री, तो धंग के मंत्री यहाँ देखते हैं, मंत्री इनके कौन थे, तो इनके मंत्री थे प्रभास। ठीक है, प्रभास। और न्यायाधीश इनके भट्ट यशोधर थे। न्यायाधीश कौन थे, भट्ट यशोधर, भट्ट यशोधर। ठीक है, इनके मंत्री ये थे। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण शासक जो है, अगर चंदेलों में सबसे ज्यादा अगर किसी की प्रशंसा की जाती है तो विद्याधर है। 1017 से 29 ईस्वी का शासन काल है और ये इसका पौत्र था धंग का, और सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल शासक था। उसे विदा और नंद नाम से भी जाना जाता है। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल को, जो गजनवी से पराजित हुआ था, राज्यपाल और त्रिलोचन पाल दोनों, तो इसे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी का मुकाबला नहीं किया था। इसने अधीनता स्वीकार कर ली, उससे लड़ा भी नहीं, भाग गया, तो इसलिए उसने, विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी। तो याद रखिएगा, इसने राज्यपाल की हत्या की थी। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज एवं कलचुरी गांगदेव को अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया था। इसके बाद इन वंशों को भी हम लोग पढ़ेंगे, मालवा के परमार और कलचुरी के गांगदेव, तो इन दोनों को बाध्य किया था अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए। विद्याधर के समय में गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, लेकिन गजनवी उन्हें परास्त नहीं कर सका। ठीक है, याद रखिएगा, विद्याधर के समय गजनवी ने आक्रमण भी किया, लेकिन काफी शक्तिशाली तरीके से संघर्ष किया और उससे अपने राज्य को बचाया था विद्याधर ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शासक है। दूसरा हम देखेंगे प्रबोध चंद्रोदय, इम्पॉर्टेंट है, किसकी रचना है ये, तो कृष्ण मिश्र की। ठीक है, ये किसके, चंदेल शासक कीर्ति वर्मा के दरबार में थे, जिनका टाइम पीरियड 1060 से 1100 ईस्वी है, और ये इनके राजकवि थे कीर्ति वर्मा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, इस नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन, जो प्रबोध चंद्रोदय है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी विषय वस्तु विष्णु भक्ति है। दूसरा हम लोग देखेंगे, अंतिम चंदेल शासक कौन था, तो परमर्दी देव। ठीक है, परमर्दी देव अंतिम चंदेल शासक था, जिसे परमल भी कहा जाता था, जिसकी उपाधि 1163 से 1202 ईस्वी है। ठीक है, परमर्दी देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, या फिर क्या कहा जाता था, तो दशाधिपति कहा जाता था। 1203 ईस्वी में क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण करता है और चंदेल शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर देता है। 1203 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण करता है और चंदेल शक्ति को ये पूर्णतः समाप्त कर देता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अंततः देखते हैं 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी चंदेल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाता है। चंदेलों को समाप्त कुतुबुद्दीन ऐबक करता है, और विलय कौन करता है, तो खिलजी वंश का शासक 1305 में अलाउद्दीन खिलजी करता है। ठीक है, चंदेल कला का केंद्र अगर देखा जाए, जो कलाएं थी, जो मंदिर निर्माण थी और भी बहुत सारी जो चंदेलों की स्थापत्य कला थी, उसका केंद्र हम लोग खजुराहो, इनकी जो राजधानी थी, उसमें देखने को मिलता है। और काफ़ी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ हमें देखने की मिलती हैं। यहाँ 900 से 1050 के बीच अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है, और जो कि विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को में सम्मिलित भी है। कई ऐसे मंदिर इनमें है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ये विद्याधर ने निर्मित कराया है। दूसरा है जगदम्बिका मंदिर, विष्णु का चतुर्भुज मंदिर जिसे यशोवर्मन ने बनवाया है, पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन मंदिर है। ये सारे मंदिर चंदेलों द्वारा बनवाया गया, जो कि काफी फेमस है। दूसरा हम लोग देखेंगे, खजुराहो में शैव, वैष्णव
और जैन मंदिर है, लेकिन कोई भी बौद्ध मंदिर नहीं मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे आपको मतलब आ जाएगा क्वेश्चन कि खजुराहो से में किन के मंदिर नहीं मिले, तो बौद्धों के मंदिर हमें नहीं मिले हैं, शैव भी मिले हैं, वैष्णव भी मिले हैं, जैन भी मिले हैं, ठीक है। चंदेल शासक मदन वर्मा, ठीक है। मदन वर्मा का पनवार या फिर रीवा से सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस चंदेल शासक का सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है, रीवा से या पनवार से, तो वो मदन वर्मा का है, ठीक है। तो ये चंदेलों के बारे में था कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चंदेलों का जो है कि क्षेत्र बुंदेलखंड था, नन्नुक इसका संस्थापक था। प्रमुख शासकों की बात करें तो उसमें यशोवर्मन है, धंग है, उसका पुत्र गंड है। गंड के बाद विद्याधर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंतिम शासक परमर्दी देव है। परमर्दी देव के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया जाता है 1305 में। इसके कला का देखा तो इसका टाइम पीरियड 900 से 1050 ईस्वी है, जिसमें अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिसमें कंदरिया महादेव, विद्याधर, जगदम्बिका मंदिर, ये सारे मंदिर हैं। और मदन वर्मा का सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है रीवो से। तो अब देखेंगे हम लोग गुजरात के आइलवाड़ के चालुक्यों के बारे में। इनके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला है कि इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। संस्थापक और अंतिम शासक याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके संस्थापक हैं मूलराज प्रथम, जिनका टाइम पीरियड 942 से 996 ईस्वी था। इनकी राजधानी क्या थी? अहिलवाड़ थी। तो इन्हें कभी कभी अहिलवाड़ के भी चालुक्य कहा जाता है। तो इनकी राजधानी अहिलवाड़ थी। और भीम प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। 1022 से 1064 इनका टाइम पीरियड है। इस वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, याद रखिएगा। और इसी के टाइम पीरियड में गजनवी आया था और सोमनाथ मंदिर का लूटपाट किया था। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है लूटा था, तो उस टाइम शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। गुजरात का शासक था, चालुक्य शासक भीम प्रथम था। और 1025 ईस्वी में यह लूटपाट हुई थी, ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो जय सिंह सिद्धराज है, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1094 से 1153 ईस्वी है, ठीक है। भीम प्रथम के एक मंत्री थे जिनका नाम था विमल शाह, याद रखिएगा। विमल शाह किसके मंत्री थे? तो भीम प्रथम के ही मंत्री थे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने आदिनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया है। विमल शाह ने ही आदिनाथ मंदिर का निर्माण कराया है, ठीक है। आदिनाथ मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है, जो कि दिलवाड़ा में स्थित है। दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो चालुक्य शासक भीम प्रथम के मंत्री थे विमलनाथ, उन्होंने ही कराया है। इसके शिल्पकार कृतिधर थे। शिल्पकार कौन थे? तो शिल्पकार थे कृतिधर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भीम के बाद उनके पुत्र कर्ण शासक बनते हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि 1064 से। इसके बाद अगर हम लोग शासक देखें तो कर्ण बनते हैं, जो कि 1064 से 94 तक शासन करते हैं और त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि भी धारण करते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट शासक है जयसिंह सिद्धराज, जो कि इतने टाइम पे 1094 से 53 तक शासन करते हैं। और उनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद, ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो इनके दरबार में जैन आचार्य हेमचंद रहते थे। ये पूछा जाता है किसके दरबार में थे? तो चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज के, ठीक है। कुमारपाल रचित द्वैश्रय महाकाव्य, ठीक है। कुमारपाल रचित द्वैश्रय महाकाव्य, जो कि ये चालुक्य शासक ने लिखा है। और अष्टादश शास्त्री व षष्ठी सलाका पुरुष चरित, ये सब किसकी रचना है? हेमचंद की रचना है, ठीक है। तो ये सब, ये कुमारपाल रचित और अष्टादश सहस्त्र, सॉरी, ये कुमारपाल रचित जो कि गुजरात मतलब चालुक्य शासक है, तो ये सब हेमचंद ने ही लिखा है। और त्रिशष्टि सलाका पुरुष चरित्र भी इन्होंने ही लिखा है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि सिद्धम व्याकरण ग्रंथ इन्होंने ही लिखा है। जो सिद्धम व्याकरण ग्रंथ था ये भी इन्होंने ही लिखा है। दूसरा हम लोग देखेंगे ये चालुक्यों का शासन का क्षेत्र था। ये हम देखेंगे, ये है चालुक्यों का, गुजरात के तट पे ये लोग शासन करते थे। ये इनका शासन क्षेत्र था, ठीक है।
जय सिंह सिद्धराज काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे कि इनकी जो माता थी मैनमल, ये इनकी संरक्षिका के रूप में भी शासन करती हैं। तो मैनल देवी है और इनकी संरक्षिका की भूमिका निभाती हैं और काफी सहयोग भी करती हैं शासन में। तो मालवा के परमार शासक यशोवर्मन ने, ठीक है, यशोवर्मन चंदेल भी था, चंदेल शासक भी था, और परमार में भी एक यशोवर्मन नाम का शासक होता है। इसी के विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने अवंतीनाथ, जब इस पे विजय की थी यशोवर्मन पे, तो अवंतीनाथ की उपाधि धारण की थी। दूसरा हम देखेंगे जय सिंह शैव था और उसने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया था। तो सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जय सिंह, क्योंकि वह शैव धर्म का अनुयायी था। जय सिंह ने 1113 से 14 ईस्वी में एक संवत भी चलाया था, जिसे सिंह संवत भी कहते हैं। याद रखिएगा, सिंह संवत किसने चलाया था? तो जय सिंह ने चलाया था। बहुत सारे संवत है जिसमें विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत, ये सब संवत है। एक सिंह संवत भी जिसने जय सिंह ने चलाया था। मुस्लिम लेखक है औफी, ठीक है, उन्होंने जय सिंह के बारे में कहा है। ऑफी के अनुसार जय सिंह सिद्धराज खंभात में एक मस्जिद के जोरदार के लिए अपने निजी कोष से 1 लाख बरोड़ यानी कि स्वर्ण मुद्रा का अनुदान दिया था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन से मतलब कि कौन से हिंदू या फिर राजपूत शासक ने एक मस्जिद के लिए 1 लाख बढ़ोतरी या फिर स्वर्ण मुद्रा दी थी? तो वो जय सिंह सिद्धराज है। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जय सिंह सिद्धराज ने सोमनाथ मंदिर के यात्रियों पर लगने वाले तीर्थ कर को भी समाप्त कर दिया था। ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण शासक कुमारपाल है। कुमारपाल 1153 से 1172 ईस्वी का शासन काल है। वह जैन थे, ठीक है, जैन थे और सोमनाथ के मंदिर का इन्होंने जो है कि अंतिम रूप से पुनर्निर्माण कराया था, जब ये गजनबी ने मतलब उनका वो कर दिया था ना, उसको लूटपाट लिया था। तो पूछा जाता है कि अंतिम रूप से पुनर्निर्माण किसने कराया? तो कुमारपाल ने कराया, ठीक है, एक 1169 ईस्वी में। जय सिंह सूरी, जो कि कुमारपाल का कवि था, ने कुमारपाल रचित कुमार भूपाल चरित भी कहा जाता है, लिखा है, ठीक है, कुमारपाल चरित लिखा है। और कुमारपाल चरित नाम से आप देखेंगे इधर, तो इन्होंने भी लिखा है, आचार्य हेमचंद ने भी लिखा है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है। कुमारपाल ने राज्य में मदिरा, ठीक है, मदिरा के उत्पादन यानी कि शराब व बिक्री में प्रतिबंध लगा दिया था, तथा जुआ एवं वेश्यावृत्ति पर भी इसने रोक लगाए थे। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और भी आगे हम लोग देखेंगे कई ऐसे शासक थे जिसने शराब और इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया था, जुआ वेश्यावृत्ति पे, दिल्ली सल्तनत में, मुगल में, उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। कुमारपाल ने जैन आचार्य हेमचंद के प्रभाव में आकर शैव धर्म छोड़कर जैन धर्म अपना लिया था। जयसिंह सिद्धराज के जो दरबार में थे हेमचंद, तो जयसिंह तो शैव था लेकिन हेमचंद के प्रभाव में आकर ये जैन धर्म स्वीकार कर लेता है कुमारपाल। हेमचंद ने कुमारपाल को परमात कहा है, ठीक है, परमात कहा है इसने। दूसरा में देखिए महत्वपूर्ण शासक अजय पाल, ठीक है, अजय पाल एक आपको चौहान डायनेस्टी में भी मिलेगा जिसने अजमेर की स्थापना की है। तो इनका टाइम पीरियड है 1172 से 1176 ईस्वी, जो कि चालुक्य शासक थे और कुमारपाल के उत्तराधिकारी थे। और जैन परंपराओं में जैनियों के संस्थापक या फिर नासक के रूप में भी इन्हें कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य में जितने भी जैन मंदिर थे उनको तुड़वा दिया था, और जितने भी शिव थे, शिव भक्त थे, उनको उच्च पद पर नियुक्त किया था। जैन साधुओं की इसने हत्या करवा दी थी। ये सारे कार्य अजय पाल ने कराया था। ये काफी कट्टर था, कट्टर विरोधी था जैनियों का, और उसका पिता क्या था? उसका समर्थक था। जितना भी कुमारपाल ने मंदिर बनवाए थे इसे इसने तुड़वा दिया था, ठीक है, ये इसके बारे में है। दूसरा देखेंगे लास्ट एक शासक के बारे में, मूलराज द्वितीय। मूलराज प्रथम शासक संस्थापक था चालुक्यों का, और यहाँ पे द्वितीय 1076 से 1078 इनका शासन काल है। और आबू के निकट काशहद का मैदान 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को इसने हराया था। इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गोरी को किस चालुक्य शासक ने हराया था? तो वो मूलराज द्वितीय था। ये इंपॉर्टेंट है, काशहद के मैदान में, कब? 1178 ईस्वी में, ठीक है। याद रखिएगा कि मतलब कि तराइन के युद्ध के पहले किस शासक ने मूलराज द्वितीय को हराया था? तो ये मूलराज द्वितीय है, ठीक है। मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उनकी माता नाइक थी, ठीक, नायिका देवी थी। और सिद्धराज की कौन थी? तो सिद्धराज की मैनल देवी थी। तो इन्होंने वास्तव में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध जो आबू के युद्ध में सेना का संचालन किया था, ठीक। याद रखिएगा, नाइक देवी ने मूलराज द्वितीय की जो माता थी, उन्होंने सेना का इतने अच्छे से संचालन किया था कि गोरी को पराजित होना पड़ा था। याद रखिएगा।
दूसरा हम देखेंगे इस वंश का अंतिम महान शासक जिसे कहा जा सकता है वो है भीम प्रथम, सॉरी भीम द्वितीय, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 1178 से 1238 ईस्वी था, ठीक है। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अलवार को लूटा था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 ईस्वी में इसे लूटा था। अब ये जो है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं करता है, गौरी के दास के रूप में ही ये सारा कार्य करता है। भीम द्वितीय के समय वास्तुपाल एवं तेजपाल ने 1231-32 ईस्वी में दिलवाड़ा में लूना शाही नेमिनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसने नेमिनाथ मंदिर या फिर लूना शाही मंदिर का निर्माण कराया था, तो भीम द्वितीय के समय ही वास्तुपाल और तेजपाल ने, ये पूछा हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इन्हीं ये अलवार को लूटा था। ऐसे अच्छे अच्छे मतलब कि ऐसे काफ़ी अच्छे साम्राज्य विस्तार का कार्य किया था, तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गौरी ने लाहौर का साम्राज्य या फिर भारतीय साम्राज्य सौंप देता और वापस चला जाता है। चालुक्यों के बाद जो है कि गुजरात पे बघेलों ने शासन किया और इस तरह धीरे धीरे चालुक्यों का पतन हो जाता है। उदय सुंदरी कथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उदय सुंदरी कथा के लेखक सोल नहीं है, यहाँ पे शोधल है, ठीक है, शोहडल, ठीक है, शोधल है। और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग है। ये सब चालुक्यों के समय के हैं। तो कभी आपको पूछ दे किसके समय के थे, तो ये चालुक्यों के, गुजरात के चालुक्यों के समय है। चालुक्यों द्वारा तीर्थ यात्रियों से कूट नामक, ठीक है, तीर्थ यात्री तीर्थ कर था, उनसे इन्हें कूट नामक कर लिया जाता था। इंपॉर्टेंट है, कूट नामक अगर कर की बात आए तो वो चालुक्यों के समय लिया जाता था, किस लिए, तीर्थ यात्रियों से लिया जाता था। चालुक्य शासकों ने उमापति वरलब्ध की उपाधि धारण की थी। याद रखिए, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि चालुक्य शासक इस उपाधि से कर सकते हैं कि वो शैव थे, लेकिन कुछ शासकों ने जैन धर्म भी स्वीकार किया, जैसे कि आप देख सकते हैं कुमारपाल ने, और कुछ शासक जैसे अजय पाल ने, उन्होंने जैनियों का संहार भी किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी चालुक्य और चंदेलों के बारे में, जिसे आज हमने देखा, जिसमें ये सब अजयपाल, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, मूलराज और चंदेलों के बारे में हमने देखा। तो ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसी और भी अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। और ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।